हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल वर्स। आई एम वंशिका और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, यानी कि समाज शास्त्र का या फिर सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस से, अदर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से क्या रिलेशन है। अब देखो, सोशियोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आता है ना, जो कि क्योंकि हम लोग सोशियोलॉजी में हम लोग जब सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि समाज को पढ़ना। सोसाइटी में बहुत कुछ आता है, यानी समझो सोसाइटी ही सब कुछ है। हम लोग रह किस में रहे हैं? सोसाइटी में रह रहे हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। वो किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है? जो हमारी सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फोर्सेस से, जैसे कि ठीक है, इकोनॉमिक फोर्स हो गया, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स हो गया, तीसरा कल्चरल फोर्सेस हो गए, ठीक है, चौथा साइकोलॉजिकल फोर्सेस हो गए। यानी ये सारे फैक्टर्स पाइल अप हो गए, कहीं ना कहीं सोसाइटी को, समाज को बना रहा है। बना नहीं रहा है तो कम से कम हमारा समाज इससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो अगर इन सब से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है तो हमें इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वही आज हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी कैसे अदर सोशल साइंसेस से रिलेट करता है। देखो, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टडी करता है ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर को अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करता है। अब देखो, बहुत सारे ह्यूमन के बीच कनेक्शन है, बिकॉज ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो कि अरिस्टोटल ने अपने बुक में कहा है कि एनिमल एक सामाजिक जानवर है। तो उसी तरीके से वो समाज को बना रहा है। जब समाज को बना रहा है, समाज में हुई चीज़ों को पढ़ना है। अब समाज जब इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है तो इन्फ्लुएंस्ड कौन हो रहा है भाई? ह्यूमन बींग्स ही तो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। तो सोसाइटी में जब बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो सोशियोलॉजी भी इन सब को कवर करेगा, सोशल साइंसेस भी उन्हीं सब को कवर कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे एक ऑटोनमस हैं। मतलब कि इनके पास खुद के स्कोप हैं, खुद के सब्जेक्ट मैटर है, बट कभी कभी ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो कि सब्जेक्ट को ये लोग इस सब्जेक्ट को ये लोग इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये सब ह्यूमन सोसाइटी से डील करता है ना। और जब ये सारा ही डील कर रहा है तो इन सब्जेक्ट्स का एक बहुत ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। आप समझते हैं हम लोग। देखो, अब पहले हम लोग देखो समझेंगे कैसे, पैटर्न समझते हैं। पहले हम लोग इसका वेट पहले हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। फिर इस सब्जेक्ट का मीनिंग समझेंगे, इसका क्या रिलेशन है और इसका क्या डिफरेंस हो सकता है, इसको समझेंगे, जिससे चीज़ें और क्लियर होगी। अब देखो, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री है ना, समाज शास्त्र और इतिहास। अब देखो, इतिहास बात ही जब कर रहा है पास्ट के बारे में, है ना, पास्ट इवेंट्स के बारे में। और सोशियोलॉजी किसके बारे में बात करता है? सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, लोग कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं सोसाइटी से, या फिर समाज कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। और ये चीज़ हमें क्लास 11th में ही पढ़ाई गई है, चैप्टर 1 पे, सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी में, है ना। अब देखो, बात करते हैं कि सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री ये बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अब तो सोशियोलॉजिस्ट कौन है? जो सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं ना, स्टडी द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मतलब है अभी की सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल चेंज दे ऑलवेज रिफर टू हिस्टोरिकल मटेरियल अवेलेबल ऑन इट। अब देखो, हिस्ट्री में हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग, है ना। हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि पास्ट को पढ़ना। बट हम लोग पास्ट में तो रहे नहीं हैं, हमें पास्ट के बारे में कैसे पता? किसी ने स्टडी करी है? स्टडी कैसे करी है? कोई आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, ठीक है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास, उससे हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो हम इससे स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे किसका पार्ट हो गया? ये सारा हिस्ट्री का पार्ट नहीं हो गया, है ना। सेम उसी तरीके से जब हमें
सोशियोलॉजी में कल्चरल चेंज पढ़ना होता है, सोशल चेंज को समझना होता है। क्यों? क्योंकि समाज एक समय पे एक जैसा तो रहेगा नहीं। 1945 से या 47 से, है ना, 2025 में हम लोग आ चुके हैं या 2026 में आने वाले हैं, तो चेंजेस हुए हैं। तुम कास्ट को लेके बात कर लो, तुम फेमिनिज्म को लेके बात कर लो, या तुम कोई भी टॉपिक उठा लो, चेंजेस हो रहे हैं। कल्चरल चेंज हमें देखने को मिल रहा है ना। हम अपने कल्चर से ही सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन हुआ है 1990 में। ये सारे क्या है? ये सारे सोशल इकोनॉमिकल चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमें कैसे पता चलेगा अंतर हुआ है? जब हम पुरानी और नई चीज़ों को समझेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हिस्टोरिकल मटेरियल, यानी कि जो पुरानी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो पुरानी राइटिंग्स हैं, पुरानी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो कि हिस्टोरियंस हमारे लिए छोड़े हुए हैं, हिस्टोरियंस ने हमारे लिए रिसर्च करी है, उसको सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है कि नहीं? नाउ हिस्ट्री टेक्स सपोर्ट ऑफ सोशियोलॉजी टू एनालाइज हिस्टोरिकल फेनोमेना। अब कभी कभी हिस्ट्री सोशियोलॉजी का यूज़ करता है। इट प्राइमरली took social aspect of past human lives. Now history has also become for sociological, है ना। हिस्ट्री अब सोशियोलॉजिकल कैसे हुई है? देखो, हमें पढ़ना है, सॉरी, हम जब बोल रहे हैं, देखो, सोशियोलॉजी में हम लोग इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी में लोग कैसे स्टार्टिंग से रहते आए हैं, कैसे रह रहे हैं, है ना। इसके बारे में जानना है कि सोसाइटी डेवलप कैसे हुई है। ये भी हिस्ट्री है ना, ये तो पास्ट की चीज़ है। सोसाइटी में पहला पर्सन कौन आया होगा, कैसे लोग रूल किए होंगे, या क्या क्या इन्होंने लॉज बनाए होंगे, इसका क्या इफेक्ट रहा होगा, ये सारा एक पार्ट है सोशियोलॉजी का, है ना। सो इट प्राइमरी, ओके, है ना। नाउ हिस्ट्री भी सोशियोलॉजी का यूज़ करती है हिस्टोरिकल फेनोमेना को समझने के लिए। अब हिस्ट्री में कोई चीज़ें हो रही हैं कि लोग ऐसे थे सोसाइटी के, तो उसमें हम लोग सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हिस्ट्री क्या पढ़ रहा है? सोशल एंड कल्चरल पैटर्न्स को पढ़ रहा है, जेंडर रिलेशन पढ़ रहा है, कस्टम्स ट्रेडिशंस पढ़ रहा है, अदर देन एक्ट ऑफ किंग्स, किंगडम एंड वॉर। देखो, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, सिर्फ और सिर्फ हम किंगडम्स, वॉर्स, ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। कल्चरल पैटर्न पहले क्या था, क्या जेंडर रिलेशंस थे, जेंडर रोल क्या था, कस्टम एंड ट्रेडिशंस पहले के टाइम पे क्या थे, और ये सारा ही एक पार्ट है सोशियोलॉजी का। और अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट है ना, सप्लीमेंट करता है, हेल्प करता है सोशल डेवलपमेंट को समझने के लिए, है ना। अब समझ में, सॉरी, अब हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, क्या क्या कनेक्शन है इसके बीच था। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग प्रेजेंट सोसाइटी को पढ़ते हैं। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट हम लोग रिफ़र करेंगे, ठीक है, हम लोग कंपैरिजन करेंगे, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बट हिस्ट्री को लेके, सोशल चेंज को पढ़ने के लिए, है ना, हमेशा हम लोग प्रेजेंट को ही पढ़ते हैं। बट हिस्ट्री में हमेशा हम लोग पास्ट को पढ़ते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें हम लोग ह्यूमन सोसाइटी को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, उसके बारे में बात करते हैं, कोई हम लोग स्पेसिफाई नहीं किए हैं। बट जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर एक समाज की बात करते हैं, ठीक है। चाहे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में उठा लो, हम अगर पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर एक ही उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं तो मेसोपोटामिया पढ़ेंगे, अगर हम लोग इंडस वैली पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली ही पढ़ेंगे, दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। और मर्ज तब करेंगे जब उनके बीच में ट्रेड होगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस पे। पहले ये समझो कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस का ब्रांच है, जो एक सोशल साइंस का ब्रांच है जो कि स्टेट, गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ता है, और साथ ही साथ कि किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सोसाइटी में, किस टाइप की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग क्या है, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, मतलब इन सब के बारे में पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है। सरकार के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इन सब के बारे में कौन बता रहा है? पॉलिटिकल साइंस बता रहा है।
अब गवर्नमेंट, ये सरकार बनती कैसे? इलेक्शंस के थ्रू। समझो, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होगा, वोटिंग बिहेवियर कैसे होगा, वो कैसे समझेंगे हम लोग? वो समझेंगे सोशियोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि वहाँ पे आ रही है सोसाइटी की बात। अब सोशियोलॉजी के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड शुड बी एनालाइज इन रिलेशनशिप विद अदर इंस्टीट्यूशंस, विच मीन्स इसको हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरह ही देखते हैं। बट जब हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जब सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या देखता है कि क्या सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, बिहेवियर को, और क्या पॉलिटिकल प्रोसेस है जो कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इट शेयर्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन विद पॉलिटिकल साइंस, बट इट एम्फेसिस मोर ऑन एक्सप्लोरिंग द सोशल बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कंट्रोल मैकेनिज्म एंड द सिस्टम ऑफ फ्लो के बारे में ये ज़रा जानता है। यानी कि दोनों में, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे है, कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया, लॉ का सिस्टम कैसा है, ये सारे सोशल बेसिस हैं, ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल के थ्रू और इजी वे में। हम जब गवर्नमेंट बना रहे हैं तो हमको किस टाइप की गवर्नमेंट की नीड होगी, हमें कैसे पता चलेगा? लोगों को समझेंगे, ह्यूमन नेचर समझेंगे, ठीक है, सोसाइटी कैसी है उसको समझेंगे। तो ये क्या है, ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, कितना होना है, कौन सा ऑर्गन को कितनी पावर देनी है, कितनी नहीं देनी है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक सोसाइटी पे ही डिपेंड करता है। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जो कि एक सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि समाज का स्ट्रक्चर कैसे है और कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, उसके बिहेवियर को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है, अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो। अब देखो, इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखो, अब इसमें डिफरेंस समझते हैं। सोशियोलॉजी में मैन को एक पॉलिटिकल बीइंग कहा गया है कि आदमी कुछ भी करता है वो पावर के लिए करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सोशल एक्सपेक्ट दिखाता है कि अगर एक इंसान पॉलिटिकल बीइंग होगा, उसका जब माइंड पॉलिटिकल बीइंग होगा तो उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, सोशल एक्सपेक्ट दिखाएगा। जब हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो हम लोग मैक्रो यूनिट्स यानी कि बड़े बड़े यूनिट्स की बात करते हैं डायरेक्ट, जैसे कि गवर्नमेंट, स्टेट, इन सब की बात कर रहे हैं, है ना। बट जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, माइक्रो यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम लोग जब इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, जैसे कि स्टेट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्था है समाज की, यानी सोशियोलॉजी की संस्था है, जो कि हम लोग क्लास 11th 12th में पढ़ते हुए आए हैं। और पॉलिटिकल साइंस इसको एक माइक्रो यूनिट बताता है कि जैसे कि वो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ता है, जैसे कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ऑर्गन्स ऑफ पावर हो गई, ठीक है, पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है, सिस्टमेटिकली कंपेयर करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब पॉलिटिकल साइंस क्योंकि वो जानते होंगे चीज़, जब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुआ था पढ़ना, या इसकी स्टडी स्टार्ट हुई थी, वो ग्रीक से हुई थी, और वहाँ पे चीज़ों को कंपेयर करके ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का भी एक अच्छा रिलेशन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब देखो, इकोनॉमिक्स होता क्या है। पहले तो इकोनॉमिक्स देखता है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजप्शन के ऊपर देखता है ये। इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली अ साइंस ऑफ वेल्थ एंड चॉइस एंड इट डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन पढ़ता है? इकोनॉमिक्स पढ़ता है। अब देखो, ये समझो कि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में क्या रिलेशन है। नाउ, sociologist studies economic institution as one of the several institution of human society. It examines the function of the economic institution in relationship with the other institution को ये समझने की कोशिश करता है। And sociologists submit the social factors exercise a tremendous
impact on the decision people make with the respect of to resource, their use and distribution. तो हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. देखो इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स बेसिकली डील कर रहा है गुड्स के कंजप्शन के ऊपर, है ना, कि प्रोडक्शन कितना होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना है, एक्सचेंज कितना है, मनी कैसे फ्लो होना है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ये डील करता है. अब कितने गुड्स आने हैं, कितने गुड्स नहीं आने हैं, वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, लोगों पे डिपेंड करता है ना. मैन ही, जब हम लोग सोशोलॉजी में मैन को ही पढ़ रहे हैं, अब जब हमको उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स की नीड होगी ही होगी. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सोशली इन्फ्लुएंस्ड होती है ना. जैसे कि क्लास, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी? सोसाइटी के थ्रू. और सोसाइटी में क्लास, इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इन सब को हम लोग पढ़ते हैं. अब बात करते हैं डिफरेंसेस के ऊपर. अब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, उसमें हम लोग डिडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं. डिडक्टिव मतलब टॉप टू डाउन. और सोशियोलॉजी में हम लोग इंडक्टिव अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है डाउन टू टॉप. जैसे कि सेंसस रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, बैलेंस शीट्स, ये सब का काम है. बट इसमें हम लोग इंटर्नशिप फील्ड वर्क करते हैं, इसको मैक्रो लेवल पढ़ते हैं, इसको हम लोग माइक्रो लेवल पढ़ते हैं. ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पे. सो एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग ह्यूमन के कल्चरल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी से फोकस करते हैं, ट्राइबल सोसाइटी से फोकस करते हैं. हम लोग इसमें स्मॉल सोसाइटीज़ के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि पहले की सोसाइटी कैसे रही होगी, फिर हम लोग कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना. तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन इन ऑल इट्स डायमेंशन. ठीक है, हम लोग मैन के साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, लिंग्विस्टिक हो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल हो, कुछ भी हो. सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट की बात करते हैं. ठीक है, अब देखो मैन के बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल हर एक डायमेंशन की बात करते हैं. इट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडी द कल्चर. सोसाइटी के कल्चर और सोशल एक्सपेक्ट की बात करना हम लोग सोसाइटी कहते हैं. नाउ बोथ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने का काम करती है. दोनों ही कंपेरेटिव होती है नेचर में. इनफैक्ट जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं इमाइल दुर्खाइम, वो एंथ्रोपोलॉजी को कंपेरेटिव सोशियोलॉजी भी कहते हैं, है ना. अब इसका डिफरेंस बहुत साफ साफ समझने की कोशिश करते हैं. दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर के बारे में हम लोग बहुत ही साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं. बट एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन्स के पास्ट, प्रेजेंट, उसके कल्चर, उसके सोशल और बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. इसमें हम लोग रिलेशनशिप्स, क्या कनेक्शन है क्या नहीं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं. और सोशियोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरैक्ट होते हैं, कैसे वो इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं. बट एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ता है? डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर, बिलीव्स, प्रैक्टिस, और क्या बिहेवियर रहा है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. साथ ही साथ सोशियोलॉजी एम करता है टू अंडरस्टैंड इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, पावर, कल्चर एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है. इनइक्वालिटी का रीज़न क्या है, पॉवर्टी तो उसका रीजंस क्या है. बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं. इसमें क्या होता है, देखो एक मैथड होता है सोशियोलॉजी में, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, है ना. एक मैथड हम लोग यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट्री ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें अगर कोई रिसर्च हो रही है तो उस इंडिविजुअल को उस जगह जाके रहना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ट्राइबल एरिया है, तो अगर मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए वहाँ रहना पड़ेगा. उसके बाद मुझे समझ में आया कि वहाँ, फिर उसके बाद हम वहाँ पे रिसर्च करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, है मतलब कि जो 1-to-1 हम लोग इंटरेक्शंस करते हैं या रिसर्च कर रहे हैं फील्ड पे जाके, फील्ड नहीं बोल सकते हैं बट येस 1-to-1 कर रहे हैं, वहाँ रह के खुद को इमेजिन कर रहे हैं उस कल्चर में, तो उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं. यानी कि जो पार्टिसिपेंट है वो ऑब्जर्व करके लिख रहा है चीज़ों को. ठीक है, एथनोग्राफी, आर्कियोलॉजी टू एक्सप्लोर ह्यूमन कल्चर, है ना. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ करता है, एथनोग्राफी को यूज़ करता है, आर्कियोलॉजी यूज़ करता है जिससे वो ह्यूमन कल्चर को समझ सके. और एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा कनेक्शन यहाँ बनता है.
देखो ये सारा एक हम लोग कनेक्शन पढ़ लिए, डिफरेंसेस पढ़ लिए, बट हाँ एक और बचता है जो कि है साइकोलॉजी से। देखो साइकोलॉजी में एक समझ लो, साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ठीक है, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेगा, सिर्फ एक टाइम पे एक इंडिविजुअल पे साइकोलॉजी फोकस करता है। ठीक है, मतलब वन टाइम एक ही इंडिविजुअल पे ये फोकस करेगा और किसी पे नहीं। बट सोशोलॉजी क्या कर रहा है, सोशोलॉजी एक दूसरे से कैसे कनेक्शन बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, इन सब के बारे में पढ़ रहा है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे।